वर्ष 2014 जीएस मेंस आईएएस का इथिक्स का पेपर है और इसके क्वेश्चन नंबर सीधे सीधे 4 पे आते हैं। 4 का बी लेते हैं। ए के बारे में तो बहुत बार बात हो चुकी है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। बी कह रहा है कि लोक सेवकों पर देर इज हैवी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द पब्लिक सर्वेंट बिकॉज दे ऑक्यूपाई पोजिशन ऑफ पावर, हैंडल ह्यूज अमाउंट्स of public funds and their decisions have wide-ranging impact on society and environment. What steps have you taken to improve your ethical competence to handle such responsibility? ये कह रहा है कि भाई जब आप नौकरी में आ जाते हैं तो आपका डिसीजन जो है सोसाइटी और एनवायरनमेंट में बड़ा फर्क डालता है। बात तो सही है। क्यों डालता है? क्योंकि आप पब्लिक मनी बहुत ह्यूज क्वांटिटी, करोड़ों अरबों रुपए आप डील करते हैं और साथ में जो है आपके पास तमाम पावर्स होते हैं, वो सेंक्शन कर देते हैं, आप स्वीकृत करके ये सब काम करते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे उत्तरदायित्व जिससे आपका समाज और पर्यावरण पर फर्क पड़ता है, लोक निधियों की जो है विशाल राशि पर कार्रवाई करते हुए, तो कह रहा है कि ऐसे उत्तरदायित्व को निभाने के लिए अपनी नैतिक सक्षमता पुष्ट करने हेतु आपने क्या कदम उठाए हैं? व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू इम्प्रूव योर एथिकल कॉम्पिटेंस टू हैंडल सच रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे लोक निधियाँ, पब्लिक फंड जो है वो मिसयूज ना हुआ हो और आप जो डिसीजन लेते हैं उसका सोसाइटी और एनवायरनमेंट पे व्यापक पॉजिटिव प्रभाव पड़ा हो। ये देखिए, तो स्टेप्स टेकन इन इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव एथिकल अप्रोच ऑफ वन सेल्फ। तो इसमें जो मैं बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीज़ बताऊंगा। देखिए, आप पब्लिक फंड को जब डील कर रहे हो ना, तो आप समझ लीजिए कि उस पे आपके एक्ट पे बहुत सारे लोगों की नज़र होती है। आप बच नहीं सकते। अगर 1 रुपया भी आपने मिस अप्रोप्रिएट किया सरकारी धन का, चाहे किसी भी पोजीशन में हो, आप बच नहीं सकते। इम्बेजलमेंट का केस लगेगा, पक्का गबन का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे बहुत केसेस जो मैंने क्या किया इसके लिए कि पब्लिक फंड का मिसयूज ना हो और समाज और पर्यावरण पर इसका व्यापक प्रभाव पड़े, तो हमने जो काम किया, स्टेप्स उठाया था, एक बार मुझे ध्यान है कि मुझे जो है 30-35 लोगों को धनराशि जो है एक्स ग्रेसिया के रूप में देना था। तो हमने जो है, वो एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे तमाम कामों को आप इसी तरीके से करिए कि जब भी पब्लिक फंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, सपोज किसी एक्सीडेंट केस में 30-35 लोग मारे गए, उनको एक्स ग्रेसिया देना है, तो आप पहली बात कैश मत दीजिए, क्योंकि कैश का कोई अकाउंटेंट ठीक से होता नहीं, रिसीविंग रहती है, बाद में पलट जाता है वगैरह वगैरह। तो जितना संभव हो आप कैश जो है हैंडल मत करिए। पहला आप जो है मेजर जो है स्टेप जो है अपने एथिकल कॉम्पिटेंस को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ही ईमानदार हूँ, बहुत ही एथिकल हूँ, मैं गलत नहीं करता हूँ, तो आप कोशिश करिए कि कैश का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो। आप चेक का डिस्ट्रीब्यूशन करिए। पहली बात, कैश को अवॉइड करिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो दे दीजिए। और ये चेक जो है अकेले में, या कैश जो है अकेले में मत दीजिए, उसको किसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, कलेक्टर अगर मिल जाए, हमारे केस में तो सीवान जिले के कलेक्टर साहब मिल गए थे, उनके चैम्बर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा वीडियोग्राफी कराया गया। वीडियोग्राफी के साथ साथ वहाँ पे पूरा जो है मीडिया को बुलाया गया। वहाँ लोकल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, मुखिया, सरपंच, MP, MPLA, उनको बुलाया गया और जो साथ में जो ऑफिशियल्स है दूसरे डिपार्टमेंट के, एसोसिएटेड डिपार्टमेंट्स के, उनको बुलाया गया। 1-2 बच्चे छोटे थे, माइनर थे, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए कि भाई मैं बहुत ही ईमानदारी से ये काम, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उनके छोटे एज होने के नाते उनका कोई नहीं था, तो पोस्टमास्टर को बुलाकर पोस्टमास्टर ऑफिस से इनकी जो धनराशि थी एक्स ग्रेसिया की, इन बच्चों की जो छोटे एज के थे, बिलो 10 ईयर्स 20 ईयर्स, वहाँ पे उसको जो है जमा करा दिया गया कि जब 18 साल का होगा तो अपना निकाल लेगा। तो कहने का मतलब है कि ईमानदारी सिर्फ होने से मतलब नहीं है भैया, ईमानदारी दिखनी चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, कंस्पिक्युअसली कंज्यूम होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला स्टेप तो आप ये उठाइए कि भाई जिससे लगे कि आप जो पब्लिक फंड को, जो ह्यूज अमाउंट है, उसको जो है डील किए तो पूरा एथिकल कॉम्पिटेंस के साथ किए, और इससे आपका एथिकल कॉम्पिटेंस और जो है मजबूत होगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, जब भी
कोई कार्यक्रम प्रोग्राम चलाया जाए, जैसे ट्री प्लांटेशन ही सही, तो उसको आप सीरियसली लीजिए। सीरियसली कैसे लेंगे कि आप जो है पैसे का आवंटन जो है किसी एक व्यक्ति के पक्ष में मत करिए, बल्कि सोसाइटी के तमाम ग्रुप्स होते हैं जो एनजीओ टाइप के भी होते हैं, कुछ इलेक्टेड होते हैं, उनको अलग अलग टुकड़ों में करके दीजिए। एक ही व्यक्ति को प्लांटेशन का काम मत दे दीजिए कि साहब ये सोशल फॉरेस्ट्री होनी है, ये एरिया है और इसमें मिस्टर एक्स जाएंगे और वो करके आ जाएंगे। ये मत करिए। आप जो है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग लोगों को, अलग अलग ग्रुप्स को जो है प्लांटेशन का काम दीजिए, जिससे लगे कि आप पर्यावरण बचाने में वाकई दिलचस्पी ले रहे हैं, न कि पैसे का दुरुपयोग करने में। और तमाम लोग जब जाएंगे तो जो है इससे जो है काम अच्छा होगा, प्लांटेशन भी अच्छा होगा और सोसाइटी को जो पेड़ होना चाहिए और वो जो है एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए वो भी होगा। तीसरा जो फंड का दुरुपयोग और उपयोग की बात आती है, उसमें आती है आम जनता से जुड़े हुए तमाम तरीके के लोन का आवंटन, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना है। अब जब आप लोन का आवंटन करते हैं तो आप उस पर सुपर चेक करिए। कैसे करेंगे कि आप सीधे सीधे बेनिफिशरीज को बुलाइए या उसके घर जाइए या खुद किसी ऑफिशियल्स को भेजिए और उससे क्रॉस चेक कराइए कि अगर तुमको लोन का आवंटन 1 लाख रुपए हुआ है तो तुमको फिजिकली 1 लाख डिलीवर हुआ या नहीं हुआ। तो आप इस तरीके से जब क्रॉस चेक करेंगे तब रियलिटी पता चलेगी कि भाई समाज में कमज़ोर लोगों के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो किस तरीके से। तो अगर आप क्रॉस चेक करते हैं तो इससे लगता है कि आप एथिकली जो है मजबूत है और एथिकली भी काम करते हैं, और जो धन का आवंटन हो रहा है वो जो है सही तरीके से सुनिश्चित करने में आप यूजफुल है, उपयोगी है, और आप जो है अपनी कॉम्पिटेंस, जो एथिकल कॉम्पिटेंस है उसको भी मजबूत करिएगा और इम्प्रूव करिएगा। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इसकी पूरी संभावना है कि धन जो है, फंड जो है, पूरा अमाउंट वहाँ तक ना पहुँचा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। फिर उसके अलावा जो डिसीजंस आप लेते हैं वो डिसीजंस इस तरीके से लिए जाए जो पारदर्शी हो और समाज के सभी लोगों को नजर आएगी कि एक्स ऑफिशियल ने क्या किया। अगर कहीं पे कुछ विकास की बात करनी है तो आप पर्टिकुलर किसी एक सेगमेंट के लिए मत करिए, आप उसको व्यापक समूह में करिए और पूरे सोसाइटी या पूरे मोहल्ले या पूरे ग्रुप के लिए करिए। उसमें कोई जो है हिडन एजेंडा या डिफरेंशियल या प्रेफरेंशियल जो है वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ये सब तरीके हैं जिसके थ्रू जो है आप ये बता सकते हैं, कह सकते हैं कि हमने अपनी ड्यूटी को एथिकली कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये सब तौर तरीके अडॉप्ट किए हैं। तो यही सब स्टेप्स आपको उठाना पड़ेगा जिससे जो है क्या बोलते हैं फंड का, पब्लिक फंड का और आपके डिसीजंस का समाज पर और पर्यावरण पे दोनों पर जो है गहरा असर हो और सकारात्मक असर हो। इसके बाद इसी के साथ जुड़ा है क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से जो है घिरा हुआ है। ठीक है, अब घिरा तो है, बात तो सही है। टू द करंट सोसाइटी इज प्लेग्ड विथ वाइड स्प्रेड ट्रस्ट डेफिसिट। तो भाई बात तो बिल्कुल सही कह रहा है कि समाज में इस समय जो है म्यूचुअल ट्रस्ट जो है कम हो रहा है, ट्रस्ट डेफिसिट की बात दिखाई पड़ती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम है? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस सिचुएशन फॉर पर्सनल वेलबींग एंड फॉर सोसाइटल वेलबींग? दो फैक्टर कह रहे हैं भाई, ध्यान देना। तो भाई म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट का क्या मतलब है? ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब है कि समाज के लोगों का आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास, बिलीव, ये सब चीज़ों में कमी आ रही है। अब कमी क्यों आ रही है ये नहीं पूछ रहा था, अब कमी क्यों आ रही है ये सब में मत फंस जाइए। ट्रस्ट डेफिसिट क्या है या क्यों हो रहा है? ट्रस्ट डेफिसिट सिंपल टर्म है कि भाई आपसी जो है लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास में जो है कमी आ रही है। अब कह रहा सीधे सीधे कि इसका क्या परिणाम है, क्यों आ रही है, इसमें मत जाइएगा। क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, उसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा।
क्यों नहीं पूछ रहा है, तो गलती आप करते हैं कि जो नहीं पूछ रहा है उसके बारे में लिखना शुरू कर देते, जबकि पूछ रहा है कि परिणाम क्या है व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण। तो देखिए परिणाम लिखने के लिए ट्रस्ट डेफिसिट के 2 कॉलम बना दीजिए, ऐसे घेर दीजिए। ये सब कॉलम बनाने में आपको आना चाहिए, नौकरी में यही सब करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो। ये ट्रस्ट डेफिसिट ऊपर लिख दीजिए, ऐसे बना दीजिए एग्जाम में, तो आपका समय भी बचेगा, टाइम सही तरीके से आप यूज करिएगा, और दूसरा जो है प्रेजेंटेबल होगा, एग्जामिनर को भी कम समय लगेगा पढ़ने समझने में। तो ट्रस्ट डेफिसिट, रिजल्ट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, या हेडिंग डाल दीजिए रिजल्ट ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट। अब कह रहा है कि इसका व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण, यही कह रहा है ना, दैट आर द पर्सनल वेलबींग एंड सोसाइटल वेलबींग। तो ये हो गया पर्सनल, ये हो गया सोसाइटी के संदर्भ में। तो इसका क्या परिणाम हो रहा है देख लीजिए। अगर विश्वास नहीं है एक दूसरे पे, तो व्यक्तिगत स्तर पे क्या है कि डायलेमा, किसका डायलेमा, अंतःकरण का। कौन सा डायलेमा, यार करूं कि ना करूं, पता नहीं उसको मेरे पे यकीन है कि नहीं, एलाबोरेट नहीं करना। भय, फियर, आपको डर लगा रहेगा, पता नहीं पापा आप विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, पति पे पत्नी का, ये सब आपस की ग्रुप मित्रों का। इसकी वजह से आपको मानसिक अशांति हो सकती होगी अगर आप डिस्ट्रस्ट करते हैं या ट्रस्ट की प्रॉब्लम है तो। द्वेष, जेलस, डिप्रेशन, इरिटेशन, धोखा, डाउट, नेगेटिव्स, इमेज, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर होना, ये सब आपको फील होने लगेगा। तो व्यक्तिगत स्तर पे आपको जो है ये सब परिणाम नजर आएंगे। सोसाइटी के लेवल पे क्या आएगा, सामाजिक संबंधों में दरार। दरार कैसे होगा, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आइसोलेशन में हो जाएगा, एलाइनेशन होने लगेगा। फिर जो है आपको लगेगा कि यार क्या करूं, तो सोशल कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, बहस हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, फिर अलगाव हो जाएगा। अलगाव का अंतिम कुछ दिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बाद में सुसाइडल कर लेंगे कि मेरे बेकार है ज़िंदगी, फालतू है। तो ये सब डिस्ट्रस का नुकसान है। सामाजिक संबंधों में दरार, नो केयरिंग फॉर ईच अदर, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम, सोशल कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा, सोशली क्लास स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, दूसरे ग्रुप के प्रति एक घृणा का भाव हो जाएगा, पुअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब सारी एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो जाएगी तो कौन बात करता है अर्थव्यवस्था की, एलाइनेशन होगा, सुसाइडल ट्रेंड होगा। तो ये सब सामाजिक स्तर, कल्याण स्तर पे ये सारी प्रॉब्लम आएगी। अब कह रहा है कि आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं, या चाहे व्यक्तिगत स्तर पे कह रहा है क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्तर पर नहीं कह रहा है। तो भाई देखिए, विश्वसनीय बनाने के लिए तो भैया ब्रांड इमेज है, आपको पहले तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, बार बार झूठ बोल देते होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पारदर्शी होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वो बाहर है, तभी आप पे कोई विश्वास करेगा ना। यहाँ तो 4 तरीके का मोबाइल सिम डाल करके लोग 50 तरीके की बात करते हैं, मुझे ही नहीं समझ में आता कि लोग एक से ज़्यादा सिम कार्ड ही क्यों रखते हैं। कन्विक्शन होना चाहिए कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो कोई बात नहीं भाई, मेरे से हो गई है और ये मेरी गलती थी, आप कन्विक्ट करिए, मान लीजिए। तीसरा है क्लियर कट रिफ्यूजल, झूठ मत बोलिए। अगर किसी ने कहा भैया 100 रुपये उधार दे दो, कह दो नहीं दूंगा यार, सॉरी मेरे पास है लेकिन नहीं दूंगा, ये ज़्यादा बेटर है रेदर देने का नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो भी समझेगा कि यार बड़ा ट्रांसपेरेंट आदमी है। नो फॉल्स कमिटमेंट, किसी को झूठा प्रतिबद्धता, वचनबद्धता मत दीजिए। फॉल्स डिसीजन मेकिंग, वो सब मत करिए, फॉल्स डिसीजन मेकिंग। कोई भाई भतीजावाद मत करिए। यूनिफॉर्मिटी इन डिसीजन, निर्णयों में एक समरूपता रखिए। कोई लालच की संकल्पना या बात मत करिए। सेटिस्फेक्शन विद प्रेजेंट रिसोर्सेज करिए, ये नहीं कि गोलमाल करके सबको सत्यानाश किया। और ये सब बातें आपसे इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि भारतीय सिविल सेवा के किसी भी पद पर जाइएगा तो आपसे यही डिमांड होती है कि आप जो है ट्रस्ट, आपके ऊपर विश्वासपात, आप फेथफुल, रिलायबल कैसे बनिएगा। ये सब चीज़ें जो है आपकी नौकरी और व्यक्तिगत जीवन दोनों के लिए ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं होते हैं तो म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट की भावना जो है बढ़ेगी, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ेगा, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, आपकी सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे करके एक दूसरे से लिंक होकर लास्ट में समाप्त हो जाइएगा समय से पहले। तो ये है भैया इसका नुकसान। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।